आज के इस क्लास में हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की अध्याय 14 को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय 13 में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स विषय को शुरू किया था और उसमें हमने कार्य का महत्व देखा था। उस चैप्टर का नाम था कार्य का महत्व। उसमें आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग ख़ास तौर पर बात किए थे और उसी अध्याय का विस्तार से आज हम लोग आर्थिक गतिविधि जो होती है उसके बारे में जानेंगे। और क्लास 14 के इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। पिछले क्लास में हमने सामान्य तौर पर थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियों के बारे में और उसके प्रकार के बारे में जाना था। आज हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। चलिए इस चैप्टर को हम लोग रोज़ की तरह एक कथन से शुरू करते हैं। आज का कथन है, आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। ये कथन है कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ को लिखा था। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। आज देखेंगे इस अध्याय में कि आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसको किस प्रकार से वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों सेक्टरों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है। और बहुत सारे जो प्रकार के आर्थिक गतिविधियां हैं उसको क्षेत्रकों, अंग्रेजी में आप इसको सेक्टर्स कह सकते हैं, विभिन्न सेक्टरों में समूहबद्ध या सूचीबद्ध हम लोग करते हैं। तो उसका आधार क्या होता है, क्या आधार है। यह तीन क्षेत्रक सेक्टर आपस में किस प्रकार संबंधित है। तीन क्षेत्रक सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों को इस अध्याय में तीन सेक्टर्स या तीन क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो ये तीनों क्षेत्रक जो हैं या सेक्टर हैं आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। मतलब कि आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधियों के बारे में। पिछले अध्याय में हमने शॉर्ट तरीके से पढ़ा था कि कार्य का महत्व के बारे में, और कार्य के महत्व को हम लोग दो क्या कहते हैं वर्ग में बांटे थे, जिसमें पहला था आर्थिक गतिविधि और दूसरा था गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि को हम लोग कुछ देखे थे पिछले अध्याय में। आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों को तीन सेक्टर्स या तीन क्षेत्रक में बांटा जाता है। और वो तीन क्षेत्रक क्या हैं और वो आपस में किस तरह संबंधित हैं, किस तरह संबंध रखते हैं, एक दूसरे से कैसे समानता रखते हैं, इस बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम परिचय से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं परिचय। अध्याय 13 में हमने दो प्रकार की गतिविधियों के बारे में सीखा, आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जाना है। इन गतिविधियों को भलीभांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले अध्याय में आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि के बारे में पढ़ा था। आर्थिक गतिविधि वो होता है जिसमें मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है, यानी कि पैसे का अर्जन होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और आगे हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, यही चीज़ इसमें बताया गया है। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पहले के समय लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई, जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। कह रहा है कि पिछले दशकों यानी कि पिछले 10 सालों में हम लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है।
पहले लोग ज़्यादातर कृषि, पशुपालन, औजार का निर्माण, कुछ औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन हो गए, कपड़े बुनना इत्यादि सीमित गतिविधियों में लोग शामिल थे। लेकिन क्या कहते हैं, आज के दशक में और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रगति हुआ, विकास हुआ, उन लोगों ने आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। लोगों की आर्थिक गतिविधियों में मतलब कि जो पहले कृषि, पशुपालन, औजार का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बनाना इत्यादि तक सीमित थे, उसके अलावे और सारी गतिविधियों पर में लोग सम्मिलित हुए, शामिल हुए और उसके माध्यम से आजीविका चलाने लगे। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ड्रोन निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती है और इनके मध्य क्या संबंध है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 10 सालों में कुछ ही आर्थिक गतिविधियों में हम लोग सम्मिलित होते थे। बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे प्रगति हुई, तो लोगों ने अन्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू किया, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ड्रोन निर्माण करना, ड्रोन बनाना। ऐसी इन आर्थिक गतिविधि जो होता है, कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फ़ोन बनाना, ड्रोन का निर्माण करना, इन सारी आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल हुए। बैंक हो गए, विद्यालय हुए और होटल में कार्य करना, ये सारी भी आर्थिक गतिविधियाँ आजकल होने लगा है। परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन के कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर बनाना और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना, ये सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इसे हम लोग अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके हम लोग समझने में सहायता मिलती है। ये कैसे कार्य करती है और इनके मध्य क्या संबंध है, ये चीज़ को हम आगे जानेंगे। आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र जो हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों का क्या वर्गीकरण कैसे किया गया है। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती है और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसे कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिसका जो विशेषता है, जो एक प्रकार से काम करती है, एक समान होती है और उनको इसी समानता के आधार पर एक बहुत बड़े समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम लोग आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। आर्थिक क्षेत्रक यानी कि आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, मतलब आर्थिक गतिविधियां जो हैं उसको आर्थिक क्षेत्र कह सकते हैं या आर्थिक क्षेत्रों में वर्गीकरण हम लोग कहते हैं। और आर्थिक क्षेत्रक हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं उसमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्रक हैं। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को या कहिए कि आर्थिक क्षेत्रकों को उनके गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उसमें से आर्थिक क्षेत्रक जो हैं उसको 3 मुख्य क्षेत्रक में विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को पृष्ठ 197 पर दिए गए चित्रों में दिखाया गया है और ये जो क्षेत्रक है इसकी क्या गतिविधियां, ये 197 चित्रों में दिखाया गया, जिसे हम देखेंगे। आर्थिक क्षेत्रक क्या है, यहाँ पे दिया हुआ आर्थिक क्षेत्रक व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती है जिनसे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। आर्थिक क्षेत्रक क्या है? आर्थिक क्षेत्रक वो है बहुत बड़ा एक व्यापक समूह, बड़ा समूह है जिनमें ऐसी सभी गतिविधियां सम्मिलित होती है, शामिल होती है, जिनसे एक राष्ट्र का, एक देश का आर्थिक समृद्धि में सहायता प्राप्त हो, उसे ही हम लोग आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र को हम लोग तीन वर्ग में वर्गीकृत किए हैं, जिसमें से पहला प्राथमिक गतिविधियां, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं।
प्राथमिक गतिविधियाँ क्या है, या प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक गतिविधियाँ कह सकते हैं। क्या है? प्राथमिक गतिविधियाँ उन गतिविधियों को कहा जाता है जिनमें लोग प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट, वस्तुओं के उत्पादन के लिए, यानी कोई भी वस्तुओं का उत्पादन अगर डायरेक्ट प्रकृति से करते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ऐसे क्षेत्रक को या ऐसे गतिविधियों को हम लोग प्राथमिक गतिविधियां कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। उदाहरण के अनुसार हम लोग यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियाँ, कुक्कुट पालन, फर्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ क्या है? जिससे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वस्तुओं का उत्पादन किससे करते हैं? प्रकृति से। उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या प्राथमिक गतिविधियाँ कहते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है? कृषि क्षेत्र में अन्न, कृषि में हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ और बहुत सारे खाद्य पदार्थों का, ये डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से लेते हैं। जंगलों से लकड़ियाँ जो लेते हैं वो डायरेक्ट प्रकृति से लेते हैं। खदानों में जो कोयला निकाला जाता है वो डायरेक्ट प्रकृति से ही निकाला जाता है। मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन से फर्म से अंडे प्राप्त करना, ये सारी प्राथमिक क्षेत्र जो होती हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। यानी कि जो हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं और उस सारे वस्तुओं का जो प्रक्रिया होता है प्राप्त करने का, उसे हम लोग उस आर्थिक गतिविधि को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का। यहाँ शॉर्ट में प्राथमिक क्षेत्र का छोटा सा परिभाषा है। उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी आदि। जैसा कि हमने देखा, वो सारे गतिविधि जिसमें हम लोग प्रकृति से सीधे कच्चे माल का को निष्कर्षण करते हैं या निकालते हैं कह सकते हैं, या उत्पादन करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का इमेज के माध्यम से समझाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, जैसे कि हल चला रहा है, ये गतिविधि हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। दूसरा, खदान से कोयला निकालने या कुछ भी माइनिंग हो रही है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। मछली निकालना, ये भी मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये देखिए यहाँ पे कुक्कुट पालन जो है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। जंगल से लकड़ी की वानिकी जो होती है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय क्षेत्रक में देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्रक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें निर्माण का कार्य हो रहा है, फिर विनिर्माण का कार्य हो रहा है, जल आपूर्ति हो रही है, सौर ऊर्जा का कार्य, विद्युत उत्पादन, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि कुछ प्राथमिक गतिविधियां हैं। नीचे प्राथमिक क्षेत्रकों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई है, और नीचे प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जैसे ग्रीन हाउस कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों को। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिन्हें द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इसमें कहा गया द्वितीयक गतिविधियां क्या हैं? द्वितीयक गतिविधियां वो हैं जो पूरी तरह से प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। जैसे प्राथमिक गतिविधियों से जो भी वस्तुएं या कच्चा माल डायरेक्ट प्रकृति से उत्पादित होती है, उसको रूपांतरित करके या उसको और अच्छा बना के अन्य वस्तुओं में जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं। इसमें जो दिया गया है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की जो भी वस्तु होती है, कच्चे माल कह सकते हैं उसको, उससे रूपांतरित करके बनाकर अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं, या द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में से द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं।
द्वितीय क्षेत्रक में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण तथा पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सड़कों का निर्माण करना, पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, ये सारी द्वितीयक क्षेत्र में आती है। इसमें उद्योगों का तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादनों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं उपभोग करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां के कुछ उदाहरण कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग अनाज या गेहूं का उत्पादन करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? अनाज को मिलों में जाकर आटा बनाया जाता है, आटा तैयार किया जाता है, ये द्वितीयक क्षेत्र हो जाते हैं। मूंगफली से तेल निकालना प्राथमिक क्षेत्र, और मूंगफली से तेल निकालना मशीन के द्वारा और कई कौशल लगते हैं उसमें, उसके द्वारा, तो ये द्वितीयक क्षेत्र हो गए। चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना सम्मिलित है। ये सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज़ बनाते हैं, और जंगल से जो लकड़ी प्राप्त किया जाता है वो प्राथमिक कहलाता है, और लकड़ी से जो फर्नीचर में तैयार किया जाता है उसे हम लोग द्वितीयक कहते हैं। कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं, और लौह अयस्क से इस्पात बनता है जिसे कार, ट्रक इत्यादि जैसे मोटर वाहन बनाए जाते हैं। ये सारी द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। इमेज के माध्यम से दिया गया इसमें द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ ये सारी हैं। मोटर वाहन का कारखाना, वस्त्र कारखाना, औषधि कारखाना, फर्नीचर निर्माण इकाई, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। तृतीयक गतिविधियाँ वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती है, उन्हें तृतीयक गतिविधियाँ या तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। तृतीयक गतिविधियाँ क्या हैं? वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ जो अर्थ के लिए किया जाता है, जो पैसे के लिए किया जाने वाले वे सारी गतिविधियाँ जो प्राथमिक और द्वितीयक में जो हमने पढ़ा उसमें सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती है। उसमें जो लोग उत्पादन में लगे हुए हैं उसको जो सहायता प्रदान करते हैं उसे हम तृतीयक गतिविधियाँ कहते हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें ऐसी सेवाएं, सर्विस शामिल हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाज़ार में ले जाता है। उदाहरण दिया हुआ है कि एक ट्रक चालक अनाज को खेत से उद्योग के लिए बाज़ार में ले जाता है, तो वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सहायता करता है। इस प्रकार से ये उदाहरण है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इत्यादि की भी मरम्मत और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं, और बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती है। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटलों, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम, वेयर हाउस इत्यादि, यह सभी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इसी क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि तृतीय गतिविधियां जो है वो उसे हम सेवा का सेक्टर कह सकते हैं, या उसे क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिसमें प्राथमिक गतिविधि और द्वितीय गतिविधि में हम लोग ये जो तृतीय क्षेत्रक है वो सेवा का काम करता है, या कहिए कि पूरक का काम करता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है संपूरक का काम। यानी कि ये सर्विस सेक्टर होता है। तृतीय गतिविधियों को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। चूँकि चिकित्सक सर्विस देते हैं, उत्पादन नहीं करते बल्कि ये सर्विस देते हैं। नर्स भी सर्विस देती है, शिक्षक सर्विस देता है, अधिवक्ता सर्विस देता है, विमान चालक अपना सर्विस देता है, सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न इत्यादि की भी मरम्मत जो होती है वो एक सर्विस है। इन सारे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर है।
और इस सर्विस सेक्टर को हम लोग तृतीय गतिविधि कहते हैं। चूँकि इसमें न कुछ उत्पादन हो रहा है और ना इसकी उत्पादन या कच्चे माल का इसमें रूपांतरण किया जा रहा है, इसमें हम लोग सेवा कहते हैं। उत्पादित वस्तुओं को बाज़ार तक ले जाना, वहाँ से ले आना, यानी कि मार्केटिंग का काम होता है जो, उसे हम लोग सेवा क्षेत्र में कह सकते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता कैसे है। सभी क्षेत्रकों में आपस में निर्भरता कैसे है। 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्रक प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पादित या उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं और एक रोचक उदाहरण अध्ययन करते हैं जहां हम यह समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्रक कैसे परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि तीनों जो सेक्टर्स हैं, तीनों जो क्षेत्रक हैं, वो आपस में एक दूसरे का कैसे पूरक हैं, कैसे सहायता करते हैं। डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक, यह उदाहरण देखते हैं इसका कहानी। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों के खुशी में रंभाने की आवाज़ सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल कहते हैं, नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांवों में बेचते थे। वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नज़दीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्मी मौसम में दूध जल्दी ख़राब हो जाता है या फट जाता है। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता है। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ता था, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर आर्थिक मात्रा में दूध खरीदते थे और इसे बाजार में बेच देते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़ित अनुभव करते थे। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। एक सहकारी संगठन किस तरह एक किसान समूह के रूप में दुग्ध बिक्री और खरीद कर सकते थे तथा दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल, अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी, तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एक इंजीनियर जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, के नेतृत्व में की गई। और ये वर्गीज कुरियन जो हैं वो एक इंजीनियर थे और अमूल की स्थापना जो किया इन्होंने, उसमें से एक त्रिभुवन दास पटेल अधिवक्ता भी थे। इस प्रयास ने किसानों, विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चुरीकरण और बिक्री। इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। उन्हें अब बिचौलियों की ज़रूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा अधिक हो गई तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आनंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ कर दिया। वर्तमान में
इस सहकारी संगठन के पास अनेक दूध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पादन तैयार करते हैं। इसके बाद उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दुग्ध बेचने के लिए दूहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ये जो हम लोग कहानी पूरी पढ़ें, इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गायों से दूध को दूहते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करते हैं। डायरेक्ट प्रकृति से या तो कहिए कि वो दूध का उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दूध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत है, गाय या मवेशी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं, अब इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है। दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों में से एक रूप से तरल से अन्य खाद्य रूपों जैसे दूध, पाउडर, घी, पनीर, मक्खन और अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्रों की गतिविधियां कहते हैं। और इसमें क्या दिया गया उदाहरण में कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या की जाती है, दूध का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र में इससे क्या किया जाता है, दूध को अन्य प्रोडक्ट में इसको तैयार किया जाता है, खाद्य पदार्थों में, जैसे कि दूध हो गया, पाउडर हो गया, दूध का पाउडर, घी हो गया, पनीर, मक्खन, ये अन्य सारी चीज़ें जिसमें परिवर्तित किया जाता है। और ये परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, ये क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों में इसे एक रूप से तरल अन्य रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। अमूल अपने निर्मित सभी उत्पादों का क्या करता है, यह इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादकों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों, लॉरियों, रेल, वायुयान एवं परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुद भंडारों की स्थापना की जाती है, जिससे गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों, गाँवों की दुकानों में दूध का तथा दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा फुटकर विक्रेता तृतीय गतिविधियाँ कहलाती है। अब जब प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियां कर ली जाती है, उसके बाद आती है तृतीय गतिविधियां। और तृतीय गतिविधियों में क्या किया जाता है, सारे जो उत्पादित वस्तु हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसका मार्केटिंग किया जाता है, जैसे कि ट्रक व लॉरियों से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये तृतीय क्षेत्र का गतिविधि हो गया। रेल, वायुयान, यानी कि परिवहन का जितना प्रयोग किया जाता है, ये जो चीज़ है ये तृतीय गतिविधियों में आ जाती है। नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आइए जानें कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनाई जाती है। यह चित्र दर्शाते हैं कि कैसे लुगदी पेड़ के कोष्ठीय रेशे को कागज़ और उसके बाद इस कागज़ का मुद्रण कर इसे पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि कैसे आपका पुस्तक या पाठ्यक्रम बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि उसमें जो लकड़ी से लुगदी जो होती है, पेड़ के कोष्ठीय रेशे जो होते हैं को कागज़, और उसके बाद इस कागज़ पर मुद्रण कैसे पाठन किया जाता है देखते हैं चित्र के माध्यम से। पेड़ों से लुगदी निकालने से देखते हैं। पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक की इस प्रक्रिया को भी गतिविधियां संभव नहीं होती अगर यह 3 क्षेत्रकों या क्षेत्र एक साथ कार्य नहीं करते। ठीक है, मतलब तीनों क्षेत्रकों का अगर सहयोग ना होता तो पेड़ से लुगदी तैयार करने से लेकर कागज़ बनाने तक, पाठ्यपुस्तक बनाने तक ये काम नहीं हो पाता। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेड़ को काटा गया, उसके बाद इसको रखा गया नीचे, इसको गाड़ी में लोड किया गया, उसके बाद इसका परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, वहाँ फिर से तैयार किया गया कागज़ को।
फिर इस कागज़ को लोड करके दूसरे जगह ले जाया गया। इससे विभिन्न प्रकार की जो है सो कागज़ तैयार किए गए, फिर बुक बनाया गया और इसमें बेचा गया। ये सारी गतिविधियाँ कहलाती जो तीनों क्षेत्रकों में बांटा गया है। आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के बारे में सीखा। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों से 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों या क्षेत्रकों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की भिन्नता और उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में सहायता मिली। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगला अध्याय लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।